नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से ज्यामिति मीन्स जियोमेट्री पार्ट 2 के बारे में चर्चा करेंगे। इसके बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे। तो यदि पार्ट फर्स्ट आप नहीं देखे हैं तो पार्ट फर्स्ट ज़रूर देखिए। फिर पार्ट सेकंड में अपन देखते हैं ट्रायंगल के बारे में। ट्रायंगल मतलब क्या होता है? त्रिभुज। त्रिभुज तो आप सभी कोई जानते हैं, ए बी सी, है ना। यदि त्रिभुज का सम करते हैं ए प्लस बी, यदि बड़ा है सी से और बी प्लस सी बड़ा है ए से, सी प्लस ए बड़ा है बी से, तभी ये त्रिभुज कहलाएगा। और यदि प्लस में था, यदि माइनस में करेंगे ए माइनस बी, मॉड का मतलब होता है कि प्लस है तो भी प्लस, माइनस है तो भी प्लस, मतलब कुछ भी हो आपका आंसर जो है प्लस में ही आएगा। और ये ए माइनस बी क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए तीसरी संख्या से। और b माइनस सी छोटा होना चाहिए a से, c माइनस a छोटा होना चाहिए b से। प्लस के कंडीशन में बड़े होने चाहिए और माइनस के कंडीशन में छोटे होने चाहिए, तभी ये त्रिभुज सेटिस्फाई है ना। अब ट्रायंगल देखते हैं। भुजा के आधार पे भी होता है, कोण के आधार पे भी होता है। तो कोण के आधार पे तो अपन पार्ट फर्स्ट पर देख चुके हैं, इसलिए आप पार्ट फर्स्ट जरूर देखिए। अब आते हैं भुजा के आधार पर। तो भुजा के आधार पर भी ट्रायंगल तीन प्रकार के होते हैं। पहला क्या है? विषमबाहु त्रिभुज, स्केलर ट्रायंगल, है ना। विषमबाहु त्रिभुज में सबसे पहले परिमाप और क्षेत्रफल आपको पता होना चाहिए। तो परिमाप क्या होता है? सभी भुजाओं का योग। तो विषमबाहु का मतलब ही है कि सारी भुजाएं क्या होनी चाहिए? अलग अलग होनी चाहिए। ए बी सी, इन तीनों का सम ही आपका क्या कहलाएगा? परिमाप कहलाएगा। और आप क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? हेरोन्स फार्मूले से। हेरोन्स फार्मूला तो आप जानते हो, कक्षा 7, 8, 9, 10 ये सभी में यूज होता है, इसलिए सबको जनरली पता रहता है। तो क्षेत्रफल हो गया हेरोन्स फार्मूला। ये क्या होता है? यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी। तो यस क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, मतलब ए प्लस बी प्लस सी का क्या होता है? परिमाप अपॉन 2। दूसरा है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज आइसोसेलेस ट्रायंगल। समद्विबाहु त्रिभुज, ये समद्विबाहु ही कह रहा है कि मेरी दो भुजा बराबर है और एक भुजा अलग है। समद्विबाहु जिसकी दो भुजा समान हो और एक भुजा अलग हो, वो कहलाता है समद्विबाहु त्रिभुज। तो परिमाप क्या कहला जाएगा? ए बी, तो ये 2a प्लस बी कहला जाएगा, है ना। देखो, जो भुजा बराबर होती है, दो भुजा जो बराबर होती है तो उसके सामने के एंगल भी बराबर होते हैं। जैसे इस सामने की भुजा ए है तो इसके सामने का कोण बराबर होगा। इस सामने की भुजा ए है तो इसके सामने का कोण बराबर होगा। कहने का मतलब है कि दो भुजा यदि बराबर दिख गए तो उसके सामने के कोण भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं, है ना। ये परिमाप हो गया। अपन क्षेत्रफल देखते हैं। क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2। जैसे जनरली त्रिभुज का क्षेत्रफल देखते हैं 1/2 आधार इंटू क्षेत्रफल, आधार इंटू ऊंचाई। तो 1/2 ये क्या हो गया? आधार हो गया। और ये ऊंचाई है। ऊंचाई आप यहाँ पास लाइन खींच के समकोण त्रिभुज से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो अपन डायरेक्ट निकाल लिए हैं 4a² माइनस b² अपॉन 2। ये आपकी क्या है? एच है। बाकी सब सेम ही रहेंगे। तो 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। तो ऊंचाई क्या है? 4a² माइनस b² बाई 2, ये आपका ऊंचाई है। अब आते हैं तीसरे में समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज मतलब क्या होता है? सभी भुजाएं बराबर होती हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं। जब सारी भुजाएं बराबर होंगी तो अंदर के कोण भी क्या होंगे? बराबर होंगे। तो ये भुजा ए है, ए भुजा ए है, ए भी भुजा ए है, तो अंदर के सभी कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है? 180 डिग्री होता है। अपन जनरली सबको पता रहता है। तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा? 3a, क्योंकि परिमाप जो है सभी भुजाओं का योग है, तो जुड़ जाएगा ए। तो कितने ए हो गए? 3a, इसलिए परिमाप क्या कहलाएगा? 3a। और इसका क्षेत्रफल क्या कहलाता है? √3/4 a², मतलब √3/4 a²। और ऊंचाई क्या हो जाएगा? √3, इसका आधा कर लो, इसका आधा कर लो, तो 4 का आधा 2 और a² का हाफ क्या हो जाएगा? a हो जाएगा, है ना। तो क्षेत्रफल हो गया √3/4
ए स्क्वायर और ऊंचाई हो गई √3/2a, ये आपका ऊंचाई हो गई। ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। समबाहु त्रिभुज के 3 ही फार्मूले हैं, एक परिमाप, क्षेत्रफल, ऊंचाई। इसी तरह समबाहु का, समद्विबाहु का, विषमबाहु का। और आप तो निकाल सकते हो हेरोन्स फार्मूले से सभी त्रिभुज निकाल सकते हो, लेकिन ये समबाहु त्रिभुज का अलग फार्मूला है और समद्विबाहु त्रिभुज का अलग। अब अपन कॉन्सेप्ट कुछ सीख लेते हैं। जैसे सी सबसे बड़ी भुजा है, ठीक है, सी आपका क्या है, सबसे बड़ी भुजा है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जब क्या होता है, बड़ा होता है सी स्क्वायर से। जब ये दोनों वैल्यू स्क्वायर में बड़े होंगे तो सी स्क्वायर तो क्या कहलाएगा, न्यून कोण कहलाएगा। ये बड़ा होना चाहिए, तो सी स्क्वायर तो छोटा है ना। यदि आपको बड़ा और छोटे चिन्ह में दिक्कत होती है तो बड़ा लिख ही लो, बड़ा। तो ये इधर गया है, तो ये वाला जहाँ भी चिन्ह दिखेगा क्या कहलाएगा, बड़ा। और छोटा, छोटा लिख के पता कर सकते हो, छोटा टा किधर गया है, इधर गया है, इसलिए छोटा है। तो इस चिन्ह में बिल्कुल ही कन्फ्यूजन नहीं होना है, बड़ा छोटा लिख के आप छोटे बड़े का पता कर सकते हैं। तो सी सबसे बड़ी भुजा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बड़ा है सी स्क्वायर से। जब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बड़ा रहेगा तो न्यून कोण होगा, क्योंकि सी स्क्वायर छोटा है ना, सी सबसे बड़ी भुजा है तो सी स्क्वायर छोटा है, इसलिए न्यून कोण। और यहाँ सी स्क्वायर क्या है, बड़ा है ना, सी स्क्वायर बड़ा है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये छोटा है सी स्क्वायर से, तो सी स्क्वायर बड़ा है, इसलिए अधिक कोण कहलाएगा। अब जब दोनों इक्वल होंगे तो ये क्या कहलाएंगे, समकोण कहलाएंगे। आपका दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है कि सबसे बड़े कोण के सामने की भुजा सबसे बड़ी होगी, बिल्कुल 80 डिग्री। इन तीनों कोणों में सबसे बड़ा कोण ये है, तो इसके सामने वाली भुजा सबसे बड़ी होगी। अब सबसे छोटे कोण के सामने की भुजा सबसे छोटी होगी, है ना। अब अपन पढ़ते हैं मध्यिका के बारे में, मतलब मीडियन क्या होता है। तो ये अपन क्या है, त्रिभुज है ABC और हमेशा ये शीर्ष से निकलेगी और भुजा को 2 बराबर भागों में बांटेगी। यही आपका क्या कहलाता है, मध्यिका। AD आपका क्या कहलाएगा, मध्यिका। और 90 डिग्री बनाना मध्यिका का गुण नहीं है, जरूरी नहीं है कि 90 डिग्री ही बनाए, है ना। और 3 मध्यिका जहाँ मिलेंगी, 3 मध्यिका जैसे एक मध्यिका A, एक मध्यिका A, एक मध्यिका BE हो गया, एक मध्यिका CF हो गया, तो जो बीच में मिलेंगे उसे हम क्या कहेंगे, केंद्रक कहेंगे। जब केंद्रक हो जाएगा तो ये 2/1 के रूप में विभाजित होता है। और यहाँ भी 2:1 रेशियो इसका क्या बन जाता है, अनुपात 2:1 के अनुपात में विभाजित होता है ना। मध्यिका हमेशा क्षेत्रफल को बराबर भागों में बांटती है। मध्यिका जो है क्षेत्रफल को बराबर भागों में बांटती है। तो 1 2 3 4 5 6, तो कितने बराबर भागों में बांट रही है, 6 बराबर भागों में, है ना। और त्रिभुज के आधार का अनुपात जो है, त्रिभुज के आधार का अनुपात उसके क्षेत्रफल के अनुपात के क्या होता है, बराबर होता है ना। अब अपन और कॉन्सेप्ट सीखते हैं मध्यिका के बारे में। जैसे ABC, तो AD एक मध्यिका हो गई, एक BE हो गई, एक CF हो गई, है ना। तो तीनों मध्यिकाओं का योग मतलब M1 प्लस M2 प्लस M3 क्या होते हैं, तीनों मध्यिकाओं का योग भुजाओं के योग से छोटा होता है। भुजाओं का योग A प्लस B प्लस C, मध्यिका का योग जो है भुजाओं के योग से क्या होता है, छोटा होता है। मध्यिका का योग क्या होगा, छोटा होगा और परिमाप क्या होंगे, बड़े होंगे। तो आ गया समझ में, तीनों मध्यिकाओं का योग भुजाओं के योग से क्या होता है, छोटा होता है। अब अपन और देखते हैं, कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है ज्यामिति में समझने के लिए। जैसे एक त्रिभुज है ABC और 2 मध्यिका हैं जो 90 डिग्री पर काट रहे हैं एक दूसरे को, तब इसका फार्मूला क्या होगा, AB² प्लस AC²। ये किसके बराबर होगा, 5PC² के बराबर होगा। अब इसी तरह आते हैं समकोण त्रिभुज में। जैसे समकोण त्रिभुज बना है, 2 मध्यिका भी गई हैं, तब क्या फार्मूला होगा, तो AM² प्लस CN² और ये क्या हो जाएगा 5/4 AC² के बराबर हो जाएगा। समकोण त्रिभुज रहेगा तो दोनों मध्यिकाओं का स्क्वायर और प्लस कर दीजिएगा और ये विकर्ण के बराबर होगा, 5/4 AC² के क्या होगा, बराबर होगा। और यदि मध्यिका 4 है, मध्यिका यदि 4 है, 4 M1 प्लस M2 प्लस M3, तब ये क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, कितने, 3 परिमाप के बराबर। यदि सिंगल था तो मध्यिका छोटा था, M1 प्लस M2 प्लस M3 छोटा था, केवल
भुजाओं के योग की। अब जब चार मध्यिका है, 3 परिमाप है, तो मध्यिका ऑलरेडी बड़ा होगा क्योंकि 4 बड़ा होता है। तो 4m1 + m2 + m3 बड़ा होगा 3 परिमाप से, है ना, 3 भुजाओं के योग से। ये कॉन्सेप्ट डायरेक्ट 1 नंबर का पूछ लिया जाता है कभी कभी। और जब मध्यिका 90 डिग्री ना बनाए तब क्या करेंगे? मध्यिका 90 डिग्री बना रही है तब तो ठीक है, जब मध्यिका 90 डिग्री ना बनाए तब क्या करेंगे? तब एपोलियन प्रमेय लगाएंगे। ये 90 डिग्री पर नहीं काटेगी लेकिन 2 भुजाओं को बराबर करेगी, क्योंकि मध्यिका काम नहीं है कि 90 डिग्री बनाए ही, वो शीर्ष से निकलेगी और सामने वाली भुजा को 2 बराबर भागों में बांटेगी। तो एपोलियन प्रमेय क्या होता है? AB² + AC² = 2AD + BD², क्योंकि AD + BD ले लो चाहे AD + CD ले लो, इसलिए अपन 2 लिख दिए। तो अपोलियन प्रमेय आ गया समझ में। AB² + AC² = 2AD² + BD², ये हो गया, है ना। और BD = DC, ये दोनों आपस में क्या है? बराबर है। अब अपन अंतः केंद्र समझते हैं। अंतः केंद्र क्या होता है ना। अंतः केंद्र का मतलब है कि अंदर की ओर केंद्र बने। तो ऐसे परीक्षा में डायरेक्ट पूछे जाते हैं, जैसे एक त्रिभुज है ABC और एक अंदर भी बना हुआ है BIC। तो यदि अंदर का कोण दिया रहेगा या तो बाहर का कोण दिया रहेगा, दोनों में से कोई एक कोण दिया रहेगा, तो अंदर का कोण I निकालना होगा। तो ये क्या हो जाएगा? 90 + कोण A/2, है ना, 90 + कोण A/2, ये हो जाता है I। यदि I दिया रहे तो कोण A निकल जाएगा, कोण A दिया रहे तो I निकल जाएगा, इस वाले फार्मूले से। और अंतः केंद्र की त्रिज्या क्या होती है? त्रिभुज का क्षेत्रफल / अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप तो आप सीख ही चुके हो उसमें, हेरोन्स फार्मूले में। तो A + B + C/2, ये होता है इसकी त्रिज्या। और जब बाहर की ओर केंद्र बने, जैसे ABC एक त्रिभुज हो गया, एक B का कोणार्धक हो गया, एक C का कोणार्धक हो गया। जब E यहाँ बाहर वाली कोण बन गई तब क्या होगा? अंदर था तब तो ठीक है, 90 + कोण A/2 था, लेकिन अब बाहर रहेगा तो क्या करेंगे? बाहर रहेगा तो माइनस कर देंगे। कोण E = 90 - कोण A/2, ये अपन का क्या कहला जाएगा? बहिर्केंद्र। अब अपन परिकेंद्र देखते हैं। परिकेंद्र क्या होता है? परिकेंद्र मतलब बाहर की ओर वृत्त बना रहे और त्रिभुज वही रहेगा। अब ये वाला निकालना है तो ये क्या हो जाता है? दुगुना हो जाता है ना। कोण यस जो है कोण A का दुगुना हो जाता है। तो यस दिया रहे तो A निकाल लेंगे, A दिया रहेगा तो यस निकाल लेंगे, है ना। अब देखते हैं अंतः केंद्र की त्रिज्या कहाँ कहाँ बनती है। तो अंतः केंद्र की त्रिज्या तो आपको एक बार बता चुके हैं, क्या होता है? एरिया/S, अर्ध परिमाप, मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल / अर्ध परिमाप होता है ना। और समकोण त्रिभुज में यदि अंतः केंद्र बने तब इसकी त्रिज्या क्या होगी? तो लंब + आधार - कर्ण/2, ये हो जाएगा समकोण में। और समबाहु त्रिभुज में क्या होगा? समबाहु का मतलब होता है कि तीनों भुजाएं क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। तो त्रिज्या क्या कहलाती है? A/2√3 कहलाती है। अब अपन परिकेंद्र की त्रिज्या देखते हैं। परिकेंद्र को R से प्रदर्शित करते हैं। तो ये क्या होता है? ABC मतलब भुजाओं का मल्टीपल और 4 त्रिभुज का क्षेत्रफल, 4 गुना होता है त्रिभुज के क्षेत्रफल से, है ना। अब समकोण त्रिभुज में यदि परिकेंद्र बन गया तो कर्ण/2 होगा, सिंपल। और समबाहु त्रिभुज में बन गया तो A/√3 होगा। जो उसमें था A/2√3, तो 2 हट के 3 आ जाएगा, है ना। ये होता है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, आप अच्छे से जान चुके हैं, है ना। अब अंतः केंद्र तथा परिकेंद्र के बीच की दूरी क्या होती है? तो ये होती है D² R² - 2RR। मतलब R का मतलब है परिकेंद्र, r का मतलब है अंतः केंद्र। D, यदि D का मान निकालोगे तो ये रूट में चला जाएगा, R² - 2RR। अब विभिन्न त्रिभुजों के परिकेंद्र देखते हैं कि 3 तो त्रिभुज ही होते हैं, न्यून कोण, अधिक कोण, समकोण। इसमें कहाँ कहाँ परिकेंद्र बनता है? तो न्यून कोण में जो है हमेशा त्रिभुज के अंदर बनता है। न्यून कोण में परिकेंद्र जो है कहाँ बनेगा? त्रिभुज के अंदर बनेगा। अब देखते हैं समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में परिकेंद्र जो है हमेशा कहाँ बनेगा? कर्ण पर बनेगा, है ना। और अधिक कोण त्रिभुज में परिकेंद्र कहाँ बनेगा? त्रिभुज के बाहर बनेगा। अधिक कोण में, अधिक कोण है इसलिए भी त्रिभुज के बाहर बनेगा, है ना। न्यून कोण है तो त्रिभुज के अंदर बनेगा, समकोण है तो कर्ण पर बनेगा।
ये चीज़ जानना चाहिए, ये डायरेक्ट पूछे जाते हैं। अब लंब केंद्र पर बने कोण, लंब केंद्र, ये आपका लंब केंद्र हो गया, ऐसा दिया रहेगा, है ना। यदि आपको कोण ए दिया हुआ है, यहाँ ABC आपका दिया हुआ है कोण ए, तो कोण ओ क्या कहलाएगा, 180 माइनस कोण ए कहलाएगा, है ना। यदि आप ओ निकालेंगे, ओ दिया रहेगा तो ए निकाल लेंगे, ए दिया रहेगा तो ओ निकाल लेंगे। लंब केंद्र पर बने कोण क्या होता है, कोण ओ क्या हो कहलाएगा, 180 माइनस कोण ए। अब देखते हैं विभिन्न त्रिभुजों में लंब केंद्र कहाँ कहाँ बनता है। अभी तक देखें कि विभिन्न त्रिभुज में परिकेंद्र कहाँ कहाँ बनता है। अब देखते हैं कि लंब केंद्र कहाँ कहाँ बनता है। तो न्यून कोण में लंब केंद्र जो है कहाँ बनेगा, त्रिभुज के अंदर बनेगा, जैसे परिकेंद्र में बना था। और समकोण त्रिभुज में लंब केंद्र कहाँ बनेगा, 90 डिग्री पे बनेगा। परिकेंद्र तो कर्ण पर बन जाता था, लेकिन ये 90 डिग्री पर बनेगा। 90 डिग्री, जैसे BD हो गया, तो BD बराबर क्या हो जाएगा, AB इंटू BC अपान AC, है ना, विकर्ण हो जाएगा। तो लंब केंद्र कहाँ बनेगा, 90 डिग्री पर बनता है। अधिक कोण लंब केंद्र त्रिभुज के बाहर बनता है, अधिक कोण हमेशा बाहर ही बनेगा। अब अपन आते हैं सर्वांग समता, कुछ कॉन्सेप्ट और सीख लेते हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्ग्रुएंसी। सर्वांग समता क्या होता है, शेप और साइज दोनों समान होने चाहिए। शेप मतलब जैसे लंबाई हो गया, कोई लंबाई हो गया, साइज मतलब सब सेम होने चाहिए, एंगल भी सेम होने चाहिए, और साइड भी सब, आकार भी समान होना चाहिए। और यदि 10 सेंटीमीटर है तो ये भी 10 सेंटीमीटर ही होना चाहिए। इसका शेप और साइज दोनों समान होने चाहिए, सर्वांग समता कहलाता है ना। जैसे इसके कुछ कंडीशन होते हैं, भुजा कोण भुजा, मतलब दो त्रिभुज रहें जिनकी दो भुजाएं समान हो और एक कोण समान हो, है ना। दो भुजाएं समान हो, जैसे AB समान है और DE समान है, और AC समान है और DF समान है, और एक कोण भी समान होना चाहिए, तो ये भुजा कोण भुजा कहला जाता है। अब कोण भुजा मतलब दो कोण समान हो और एक भुजा भी क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, तो ये सर्वांग समता कहलाती है। तीसरा कंडीशन क्या होता है, भुजा मतलब दो त्रिभुज में तीनों भुजाएं भी समान होनी चाहिए। और चौथा क्या कंडीशन है, समकोण कर्ण भुजा, मतलब दो त्रिभुज की एक समकोण बराबर होना चाहिए, कर्ण बराबर होना चाहिए, और एक भुजा भी बराबर होना चाहिए। ये क्या कहलाता है, सर्वांग समता। अब अपन देखते हैं समरूपता क्या होती है। समरूपता मतलब सिमिलरिटी, शेप तो सेम होगा, मतलब ए भी ट्रायंगल है तो ए भी ट्रायंगल होगा, लेकिन साइज बराबर नहीं होते हैं। एक बड़ा ट्रायंगल है तो एक छोटा ट्रायंगल हो जाएगा, ऐसा हो जाता है। तो कोण मतलब तीनों कोण बराबर होने चाहिए, तब समरूपता कहलाती है। और दो भुजा और एक कोण बराबर होना चाहिए, तीनों भुजाएं बराबर होनी चाहिए, तब ये समरूपता कहलाती है। समरूपता का अर्थ ही होता है सिमिलरिटी, मतलब समान होना चाहिए। और साइज बराबर नहीं होता, आकार बराबर नहीं होते हैं, शेप सेम होते हैं। अब दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात यदि ज्ञात करना है तो आप कैसे ज्ञात करेंगे। दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है तो आप कैसे ज्ञात करेंगे। तो जैसे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल अपान त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल। जैसे अपन दो त्रिभुज बनाए हैं, नीचे ये त्रिभुज बनाए हैं, है ना। तो जैसे AB का स्क्वायर प्लस DE का स्क्वायर, मतलब दोनों भुजाएं क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। दो समरूप त्रिभुज है, समरूप मतलब इक्वल है। तो AB का स्क्वायर अपान DE का स्क्वायर, BC का स्क्वायर अपान EF का स्क्वायर, AC का स्क्वायर अपान DF का स्क्वायर, ये सब क्या होते हैं, बराबर होते हैं। AL1 का स्क्वायर अपान AL2 का स्क्वायर, मतलब शीर्ष लंब है। और कोण समद्विभाजक भी बराबर होने चाहिए। AB1 का स्क्वायर, AB2 का स्क्वायर, कोण समद्विभाजक। मध्यिकाएं भी बराबर होनी चाहिए, अंतः त्रिज्या भी, परिकेंद्र त्रिज्या भी, लेकिन स्क्वायर होना चाहिए क्षेत्रफल में, ठीक है। अब इसी का यदि परिमाप निकालना चाहें, त्रिभुज ABC का परिमाप अपान त्रिभुज DEF का परिमाप, तो क्या होता है, इसमें स्क्वायर नहीं होंगे, बाकी सब सेम होंगे। जैसे AB अपान DE इक्वल टू BC अपान EF और AC अपान DF, ऐसे करके होते हैं। AL1 का मतलब क्या होता है, शीर्ष लंब भी बराबर होते हैं, और कोण समद्विभाजक भी बराबर होते हैं। और मध्यिका, अंतः त्रिज्या और परित्रिज्या, परिमाप में स्क्वायर नहीं होता है, क्षेत्रफल में स्क्वायर होता है। कुछ और कॉन्सेप्ट के बारे में सीख लेते हैं, फिर वीडियो ख़त्म करते हैं। तो त्रिभुज ABC में
DE और BC क्या है, समांतर है, तब क्या होगा, तो AD अपन DV और EE अपन EC ऐसा होता है। जब DE और BC क्या हो, समांतर हो, तब AD अपन DV और AE अपन EC हो जाता है ना। अब दूसरा कॉन्सेप्ट देखते हैं, जैसे आपका ये ट्रायंगल बना हुआ है, कभी कभी ऐसे ट्रायंगल दे दी जाती है और ये बीच वाला कोण पूछा जाता है, तो कोण A, तो कोण क्या हो, A क्या होगा, 1/2 कोण B माइनस कोण C ऐसा हो जाता है। अब ये दो कॉन्सेप्ट और सीखते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे ये त्रिभुज बना हुआ है, ये अंदर वाला त्रिभुज इसी चाप से बना हुआ है, तो यदि कोण A है अंदर वाला त्रिभुज, तो बाहर वाला उसका क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, है ना। और ये आधा है तो इसका दुगुना हो जाएगा बस। और तीसरा कॉन्सेप्ट क्या है, जैसे आपका ये त्रिभुज बना हुआ है, एक विकर्ण इधर गया है, एक विकर्ण इधर, तो ये x लंबाई हो गई, ये y, ये z, तो z बराबर क्या हो जाएगा, XY अपन x + y। तो हमारे वीडियो पे बने रहिए। हमारे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगला पार्ट तीसरा लाएंगे, ज्यामिति का जो सर्कल बना रहता है, आप अपन तीसरे पार्ट में वो देखेंगे, तो पहला पार्ट अवश्य देखिए।